ये कहानी मैथ्यू नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जो पेरिस में फ्रेंच सीखने के लिए आया हुआ था, जहां उसकी दोस्ती दो फ्रेंच बहन भाइयों से होती है जो वैसे तो बहन भाई थे लेकिन बातों से भैया और हरकतों से सैया थे। उसके बाद उन तीनों के बीच में इलू इलू होता है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है द ड्रीमर्स और ये मूवी 2003 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम मैथ्यू को देखते हैं। मैथ्यू एक अमेरिकन नौजवान है और उसे फ्रेंच सीखने की चुल मची है, इसलिए वो पेरिस आता है। जब वो यहाँ आया तो वहाँ पे फ्रेंच गवर्नमेंट और वहाँ के स्टूडेंट में प्रोटेस्ट चल रहा था। वहाँ उसकी मुलाकात इजाबेल नाम की लड़की से होती है। इजाबेल उससे बोलती है कि मैं तुम्हें अक्सर यहाँ पे घूमते हुए देखती हूँ, तुम अकेले खोए खोए से रहते हो, क्या तुम्हारा यहाँ कुछ खो गया है? जिस पर मैथ्यू उससे बोलता है कि मैं यहाँ अमेरिका से आया हूँ और मुझे फ्रेंच सीखना है, मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ और यहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। जिसके बाद इजाबेल उसे अपने भाई से मिलाती है और तीनों बैठ के प्रधानमंत्री की तरह बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक से पुलिस आ जाती है और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद घर आते टाइम मैथ्यू काफी खुश था क्योंकि इस अनजान शहर में उसके दो दोस्त जो बन गए थे। मैथ्यू को मूवी में काफी इंटरेस्ट था और ये दोनों बहन भाई भी मूवी के काफी शौकीन थे, जिसके कारण इनकी दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन शायद मैथ्यू को ये नहीं पता था कि ये दोनों बहन भाई मिलके इसकी ऐसे लेंगे कि ये दो का पहाड़ा भी भूल जाएगा। घर पहुंचकर मैथ्यू अपनी मॉम को लेटर लिखता है कि उसने पेरिस में दो नए दोस्त बनाए। उसके बाद मॉर्निंग में मैथ्यू को थियो का कॉल आता है और वो उसे अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करता है। थियो का घर देख के मैथ्यू काफी शॉक हो जाता है क्योंकि थियो का घर काफी बड़ा था। इजाबेल उसे अपनी माँ से मिलाती है और उसकी मॉम काफी खुश होती है क्योंकि वो भी एक अमेरिकन थी। और उसके बाद वो उसे अपने पापा से मिलाती है जो पोएम पर काम कर रहे थे। डिनर टेबल पर इजाबेल के पापा लंबी लंबी फेंकने लगते हैं, लेकिन मैथ्यू का ध्यान कहीं और था। थियो के पिता पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैथ्यू बोलता है कि मैं इस लाइटर के बारे में सोच रहा था, यहाँ पे हर एक चीज किसी ना किसी से मैच करती है और लाइटर और टेबल के बीच में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। इसी तरीके से दुनिया में भी हर तरीके की चीजों के साथ कुछ ना कुछ सिमिलर होती है और ये बात मुझे आज समझ आ रही है। जिसे सुनकर इजाबेल के पापा काफी खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं ये तो मेरे से भी ज्यादा बड़ा ज्ञानी है। उसके बाद वो बोलते हैं कि काश थियो भी ऐसा होता। दरअसल थियो और उसके पापा के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। थियो के पिता एक शांत स्वभाव के इंसान थे लेकिन थियो उसका बिल्कुल उल्टा था। वो पॉलिटिक्स में पूरा घुसा हुआ था जिसके कारण वो हर एक बात में कोई ना कोई कमी जरूर निकाल लेता था और वो वायलेंस को भी सपोर्ट करता था। अगले दिन इजाबेल के मॉम डैड को किसी काम से घर से 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ता है और वो दोनों बहन भाइयों के लिए एक चेक छोड़ के जाते हैं। मैथ्यू उनसे अपने घर जाने की जिक्र करने लगता है जिसपे ये दोनों उसे रोकने लगते हैं। इजाबेल उसे एक किस देती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ रुकना होगा, जिसके कारण मैथ्यू का स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है और उसे वहाँ रुकना पड़ता है। आधी रात को मैथ्यू की नींद खुलती है और वो टॉयलेट जाके वापस आ ही रहा था, तभी उसकी नजर इन दोनों बहन भाइयों पर पड़ती है जो एक ही बेड पे नंगे पुंगे सोए हुए थे। ये देखकर मैथ्यू के होश उड़ जाते हैं। ओ बेटी की जान, ये क्या सीन है? मैथ्यू को वहाँ कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप एक शरीफ बच्चे की तरह जाके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इजाबेल मैथ्यू के ऊपर चढ़ के उसे किस देते हुए उठाती है। मैथ्यू को ये सब थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने खाली अंडरवेयर पहन रखा था। मैथ्यू जब मुंह धो रहा था तब इजाबेल की नजर उसकी होंठों पर पड़ती है जो कि काफी लाल था और इसलिए इजाबेल को उसके होंठ काफी पसंद आते हैं। वो मैथ्यू को लिपस्टिक लगाने लगती है पर मैथ्यू वहाँ से जाने लगता है। थियो उसे रोकता है और सबके सामने नंगा होकर नहाने लगता है और मैथ्यू को ये सब कुछ अजीब लगता है। थियो उससे बोलता है कि अगले 30 दिनों तक हमारे पेरेंट्स घर वापस नहीं आएंगे और तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना होगा। मैथ्यू उनसे बोलता है कि क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हें सही से जानता भी नहीं हूँ और ना तुम मुझे सही से जानते हो। जिस पर थियो बोलता है कि जान पहचान बनाने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ रोक रहा हूँ। मैथ्यू इजाबेल से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? इजाबेल बोलती है नहीं, क्योंकि ये मेरा ही आइडिया है। इसके बाद एक दिन ये दोनों एक साथ गेम खेलते हैं जिसमें दोनों बहन भाई एक्ट करके दिखाते हैं और मैथ्यू को उस मूवी का नाम गेस करना था। अगर मैथ्यू गेस नहीं कर पाया तो उसे एक डेयर पूरा करना होगा। दोनों बहन भाई अक्सर ये गेम खेला करते थे। वो दोनों एक्ट करते हैं और मैथ्यू उस फिल्म का नाम बता देता है जिसके कारण वो दोनों बहन भाई काफी शॉक हो जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि हमें इतने दिनों से तुम्हारे जैसी ही किसी की तलाश थी जिसके साथ हमें एक डेयर पूरा करना है और वो डेयर था एक पुरानी मूवी की तरह ये लोग आर्ट गैलरी में सबके सामने भागेंगे। मतलब पागलपंती की भी कोई हद होती है। मैथ्यू इस बात से सीधा डिसएग्री करता है क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन ये दोनों बहन भाई मिलके उसे माउंटेन ड्यू पिला के लाइन पर ले आते हैं। तीनों वहाँ रेस लगाते हैं और 15 मिनट 28 सेकंड के अंदर ही ये लोग फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। घर आते समय रास्ते में बारिश होने लगती है और ये तीनों गीले हो जाते हैं। तब थियो के पेरेंट्स की कॉल आती है बट वो कॉल पिक नहीं करता
क्योंकि उसे डर था कि किसी जान पहचान वाले ने उसकी शिकायत न कर दी हो। थियो ड्रिंक लाने जाता है और मैथ्यू को अलमारी में कुछ फोटोज मिलती है जिसमें वो इजाबेल की फोटो अपनी पैंट में छुपा लेता है। थियो और मैथ्यू साथ में ड्रिंक करने लगते हैं और इजाबेल फिर से वो गेम खेलने लगती है, लेकिन इस बार थियो की बारी थी। थियो इजाबेल से हिंट मांगती है जिसपे वो साफ मना कर देती है, जिसके कारण वो जवाब नहीं दे पाता। इसलिए इजाबेल उसे एक डेयर देती है और उसे फोटो के सामने मास्टरबेट करने को बोलती है। थियो विदाउट एनी हेजिटेशन वो काम करने लगता है। नेक्स्ट डे थियो और मैथ्यू एक साथ बार में जाते हैं। मैथ्यू बोलता है कि मेरी भी दो सिस्टर है, वो मुझे कभी अपने सामने मास्टरबेट करने के लिए नहीं बोलती, ये तुम्हारा आपस का क्या पागलपंती है। जिस पर थियो बोलता है कि हम ट्विंस है, जब हम पैदा हुए तब हम जुड़े हुए थे, हमारा शरीर अलग है लेकिन दिमाग एक ही है और हम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। उसके कुछ दिनों बाद थियो एक एक्ट करके दिखाता है। इजाबेल और मैथ्यू उसका जवाब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से इन्हें एक डेयर पूरा करना होगा। थियो उन्हें सबके सामने एक साथ होने का डेयर देता है। इजाबेल मान जाती है और वो जल्दी से अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन मैथ्यू की इधर पटके 4, 8, 12 सब हो चुकी थी और वो अपनी इज्जत बचा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थियो उसे पकड़ लेता है और मैथ्यू भी लेने के लिए तैयार हो जाता है। इजाबेल को मैथ्यू की पैंट में उसकी तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर ये दोनों बहन भाई काफी हंसने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों घबाघब करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इजाबेल अभी भी वर्जिन है। दोनों बहन भाई एक साथ सोते थे, लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद मैथ्यू इजाबेल से पूछता है कि जिस तरीके से तुम दोनों बहन भाई एक साथ रहते हो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता हुआ तो क्या होगा। इजाबेल बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगी। इजाबेल इस रिलेशन को समझती थी, पर वो ये नहीं चाहती थी कि समाज को इसके बारे में पता चले। थोड़ी देर बाद थियो वहाँ के सो जाता है। मैथ्यू थियो से थैंक यू बोलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन दोनों बहन भाइयों को अपने परिवार का हिस्सा समझने लगा था। पर थियो उसे हिंदी में समझाता है कि मैं और इजाबेल ट्विंस हैं और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, तुम बस हमारे एक अच्छे दोस्त हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैथ्यू थोड़ा सैड हो जाता है और चुपचाप वहीं सो जाता है। अब उनके पास सारे पैसे खर्च हो चुके थे, इसलिए इजाबेल घर के राशन से कुछ खाने के लिए बनाती है, लेकिन वो खाना जला हुआ और बिल्कुल टेस्टलेस था, जिसके कारण उसे कोई नहीं खाता। तब थियो डस्टबिन में से जाके एक केला लेके आता है, जिसे वो तीनों आपस में बांट के खाते हैं। अगले दिन ये सब एक ही टब में नहा रहे थे। थियो मैथ्यू से बोलता है कि अमेरिकन काफी बुरे होते हैं क्योंकि वो वियतनाम में वार लड़ रहे हैं। मैथ्यू से बोलता है कि ये सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है और वायलेंस काफी बुरी चीज है। थियो अमेरिकन के साथ साथ मैथ्यू को भी ब्लेम कर रहा था, क्योंकि वो भी एक अमेरिकन था। ये दोनों काफी देर से बकचोदी के फार्म भर रहे थे। तभी इजाबेल पहुंचकर वहाँ पे इन दोनों को शांत करती है। इजाबेल मैथ्यू से बोलती है कि तुम बोलते हो कि तुम हमसे प्यार करते हो, लेकिन इसका क्या प्रूफ तुम्हारे पास है। मैथ्यू बोलता है कि तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए, जिसके बाद दोनों बहन भाई मिलके मैथ्यू के स्पाइडरमैन के बाल काटने लगते हैं, जिस पर मैथ्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम दोनों के दोनों एक नंबर के चूतिया हो, तुम दोनों बड़े तो हो गए लेकिन अभी भी एक नंबर के गधे हो। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि तुम दोनों मैच्योर कैसे हो गए। मैथ्यू इजाबेल से पूछता है कि क्या तुमने कभी प्यार किया है, कभी किसी के साथ डेट पर गई हो। इजाबेल बोलती है कि मैं थियो को छोड़ के कभी कहीं नहीं गई हूँ, जिस पर थियो उसे डेट पर इनवाइट करता है। नेक्स्ट डे दोनों डेट पर और मूवी देखने जाते हैं और खूब मजे लेते हैं। जब वो दोनों घर वापस लौटते हैं तो थियो किसी और लड़की को अपने घर लाया था और वो दोनों घबाघब कर रहे थे। घबाघब की आवाज सुन के इजाबेल पागल हो जाती है और वो मैथ्यू को गुस्से में वहाँ से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि इजाबेल को जेलिस हो रही थी। अगले दिन थियो मैथ्यू को रेवोल्यूशन के बारे में बता रहा था। मैथ्यू बोलता है कि घर बैठे बैठे बोलने से कुछ नहीं होता, तुम्हें स्टेप लेना पड़ता है और कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, तुम बस इसके बारे में बोलते हो और करते कुछ भी नहीं। तभी इजाबेल वहाँ आके उन्हें अपने साथ एक टेंट हाउस में लेके जाती है। जब वो दोनों बहन भाई छोटे थे तो ऐसे ही टेंट बना के वो दोनों वहाँ पे सोया करते थे। ठीक वैसे ही ये तीनों वहाँ नंगे सो जाते हैं। अगली सुबह उन दोनों के मॉम डैड वहाँ आ जाते हैं और उन्हें इस हालत में देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। वो लोग उन्हें उठाते भी नहीं है और चुपचाप एक चेक छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। जब इजाबेल की आँख खुलती है तो चेक देख के उसे समझ आ जाता है कि उसके मॉम डैड आए थे और उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। इजाबेल अब अपनी जीने की उम्मीद छोड़ देती है और गैस पाइप लेके वहाँ सो जाती है, लेकिन बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसके कारण बाहर से एक पत्थर उनके घर में आ जाता है, जिसके कारण इन दोनों की भी नींद खुल जाती है। थियो बोलता है कि ये बदबू कैसी है, जिस पर इजाबेल बोलती है कि वो टीयर गैस की बदबू है। उसके बाद ये तीनों भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं और पत्थरबाजी करने लगते हैं। कुछ लोग पुलिस वाले पे धमाकेदार बम फेंकने के चक्कर में थे, लेकिन मैथ्यू इसके खिलाफ था। मैथ्यू थियो को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और इजाबेल भी उसके साथ आगे चली जाती है। मैथ्यू को वायलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो भी वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद पुलिस वाले लाठीचार्ज कर
देते हैं और ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। सो गाइज ये थी द ड्रीमर्स मूवी की कहानी। आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 85% लाइक किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।